हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सार्थक अंक निकालना सीखा था। आज हम लोग देखेंगे कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग का जो परिणाम आता है उसमें सार्थक अंक कितने होना चाहिए। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो। परिणाम में सार्थक अंक, परिणाम में सार्थक अंक। देखो, सुनो, परिणाम में सार्थक अंक कितने होना चाहिए उसका क्या तरीका है। जैसे मान लो आपने जोड़ करा या घटाव करा या गुणा भाग जो भी करा, तो उसको करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसमें सार्थक अंक कितने होना चाहिए। तो उसका तरीका होता है, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर। मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना। जोड़, घटाव, गुणा या भाग के परिणाम में सार्थक अंक न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। ये एक प्रकार से तरीका हो गया। क्या तरीका हो गया? जोड़, घटाव, गुणा या भाग के परिणाम में सार्थक अंक न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब ये चीज एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1.012 है। ठीक है। इसमें मेरे को ऐड करना है 12.11 और साथ में एक और चीज ऐड करनी है 18.0। ठीक है। ये तीनों को मेरे को जोड़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं? 4। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो 1 2 3 4। इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने हैं? 4। अच्छा, इसमें देखो 1 2 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3। तो यहां से बेटा मेरे को ये समझ में आया कि सबसे कम सिग्निफिकेंट इसमें है। ठीक है, 18.0 में। इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 4 है और इसमें भी, इसमें 3 है। तो इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट किसमें है? इसमें। यानी कि जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा
तो जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट होना चाहिए? 3। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ जोड़ते हैं। देखो, जोड़ना तो मैंने आपको सिखाया है कैसे जोड़ते हैं, फिर भी देख लो आप। जैसे सबसे पहले इसको लिखना है, तो 1.012, ठीक है, 1.012। फिर मैंने जोड़ते समय आपको बताया था कि बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, तो पहले आप यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। लगा दिया। अब इसमें देखो, पॉइंट के बाद क्या है? 1 1, तो 1 1। और यहाँ पे पॉइंट के बाद इधर पहले क्या है? 2 1, तो ये 2 और ये 1। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसमें पॉइंट के बाद क्या है? 0, तो 0 लिख दिया। पॉइंट के पहले क्या है? 8 1, तो 8 और ये 1। ठीक। अब देखो, ये 2 है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो नॉर्मल 2 लिख दो। यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे 1 में 0 जोड़ेंगे 1, पॉइंट का पॉइंट। और यहाँ पे 8 2 10 और 1 11, 11 की 1, हाथ का आया 1 1 1 2 और 1 3। मतलब यहाँ पे इन तीनों को जोड़ने पे जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? 31.122। ठीक है, क्या आया है? 31.122। ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट होना चाहिए? तो न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर होना चाहिए, और मेरे पास न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? 3, तो इसमें भी 3 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक के नंबर रखूँगा और इनको हटा दूँगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 31.1। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3। ठीक, आए समझ में? एक और एग्जांपल देखें। चल, एक गुणा वाला देखते हैं ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल है मेरे पास 1.12। ठीक है, 1.12, इसमें गुणा करना है 2.5 का। 1.12 में गुणा किसका करना है? 2.5 का। सबसे पहले आप ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? तो इसमें सिग्निफिकेंट है बेटा 1 2 3। ठीक है, अच्छा इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2। सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक अंक या सार्थक संख्या। तो इसमें 3 और इसमें 2, मतलब दोनों में से सबसे कम सार्थक संख्या किस में है? इसमें, 2.5 में। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट होना चाहिए? 2। ठीक है, चलो करके देखते हैं। वन पॉइंट वन टू इंटू 2.5, मैंने आप सबको गुणा करना सिखाया है। चलो 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 दून 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। 2 दून 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, 6 4 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 5 2 7 और 1 8 और 2 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, एक बार फिर से देखो। 5 दून 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 5 एकम 5 और 1 6 और फिर 5 एकम 5, यहाँ पे 2 दून 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, जोड़ेंगे तो 0 का 0, 6 4 10 की 0, हाथ का आया 1, 5 2 7 और 1 8 और 2 ऐसा का ऐसा। अब पॉइंट देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1, मतलब टोटल 3 अंक हो गए। तो पीछे से 3 गिनो, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा।
ये मेरा रिजल्ट है। क्या है बेटा? ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है। अब इस रिजल्ट में सार्थक अंक कितने होना चाहिए? 2। तो 2 कैसे करें? तो केवल आगे के 2 अंक रख लो, 2.8, बाकी सब हटा दो। ठीक है। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? 2.8 करके इसको लिख सकते हैं। बोलो, इतना समझ में आया? कर लोगे इसे? आगे बढ़े? ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट अपने को पढ़ना बेटा राउंडिंग ऑफ, मतलब निकटतम। राउंडिंग ऑफ हिंदी में क्या बोलते हैं? निकटतम। अब ये क्या चीज है? देखो, कई बार हम रिजल्ट को हमारे हिसाब से राउंडिंग करके लिख देते हैं, मतलब निकटतम, मतलब आसपास लिख देते हैं। ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है? ठीक है। तो उसके लिए मेरे को पहले आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा, या फिर अपन ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं। जैसे माना कि हटाने वाला अंक x है। माना कि हटाने वाला अंक x है और इसके पहले वाला अंक लास्ट डिजिट है। क्या लिखा? माना कि हटाने वाला अंक x है और इसके पहले वाला अंक लास्ट डिजिट है। देखो, निकटतम कैसे करते हैं? आखिरी में जो अंक है उसको हटाना होता है। ठीक है। तो जिसको हटाना है उसको हमने x मान लिया और उसके पहले जो अंक है उसको हमने लास्ट डिजिट बोल दिया। ठीक है। इसको भी अपन एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ केस बताता हूं। ठीक है। जैसे केस फर्स्ट, यदि x बड़ा हो 5 से, तो यदि x बड़ा हो 5 से तो लास्ट डिजिट में एक जोड़कर परिणाम को निकटतम कर लिया जाता है।
क्या है बेटा केस फर्स्ट, यदि x बड़ा है किससे, 5 से, तो जो लास्ट डिजिट है उसमें एक जोड़कर परिणाम को निकटतम कर लिया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3.236 है। मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 3.236 है, ठीक है। अब इस 3.236 में मान लो मेरे को 6 को हटाना है। 6 को क्या करना है, हटाना है, ठीक है, 6 को हटाना है। तो आप ये देखो कि ये 6 5 से बड़ा है कि छोटा है, सीधी सी बात है 6 5 से बड़ा है, यानी कि मेरा जो x है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इस 6 को जब मैं हटाऊंगा तो इस 3 में एक जोड़ूंगा और इसको जोड़ के निकटतम कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पे मेरा आंसर हो जाएगा 3.2 और 6 को हटाने पे 3 को क्या कर लेंगे, 4, ठीक है। आगे बढ़े, केस 2, यदि x 5 से छोटा है तो लास्ट डिजिट अपरिवर्तित रहेगी। यदि x 5 से छोटा है तो लास्ट डिजिट अपरिवर्तित रहेगी, मतलब उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3.234 3.234 है। अब यहाँ पे मान लो मेरे को इस 4 को हटाना है, ठीक है, इस 4 को क्या करना है, हटाना है। तो आप ये बताओ, ये जो 4 है ये 5 से छोटा है कि बड़ा है, सीधी सी बात है 5 से छोटा है, यानी कि मेरा x 5 से छोटा है। तो जब x 5 से छोटा होगा तो हम लास्ट डिजिट को चेंज नहीं करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा 3.23, ठीक है ना। ये लास्ट डिजिट चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मेरा जो x है वो 5 से छोटा है, ठीक। अगला केस 3, यदि x इक्वल टू 5 हो तो, अब x 5 आ जाए, ना तो 5 से छोटा ना 5 से बड़ा, 5 हो तो क्या करेंगे। तो यहां पे बेटा क्या करते हैं, यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि लास्ट डिजिट विषम है तो उसमें एक जोड़कर
सम कर लेंगे। ठीक है, यदि लास्ट डिजिट विषम है तो उसमें एक जोड़कर सम कर लेंगे। एक केस ये बनता है। दूसरा केस, यदि लास्ट डिजिट सम है तो अपरिवर्तित रहेगी। x बराबर 5 होने पर दो केस बनते हैं। एक केस तो ये बनता है कि यदि लास्ट डिजिट विषम है तो उसमें एक जोड़कर उसे सम बनाएंगे। लेकिन यदि लास्ट डिजिट पहले से ही सम है तो वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब हम उसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास है 6.32 6.35 और यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 6.32 सॉरी यार 6.25। ठीक, ये दो एग्जांपल ले लिए। अब मान लो मेरे को ये 5 हटाना है। ठीक है, इसको हटाना है। 5 को क्या करना है, हटाना है। तो मेरे लिए 5 हो गया x। ठीक है, 5 को हटाना है तो मेरे लिए 5 क्या हो गया, x। अब यहाँ पे देखो मेरा x 5 के बराबर है तो मैं इसको हटाऊंगा। हटाने से पहले मैं ये देखूंगा कि लास्ट डिजिट कैसा है। तो लास्ट डिजिट विषम है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़कर इसको सम बना देंगे। तो हम आंसर को इस तरीके से लिखेंगे 6.4। ठीक है, 5 को हटा दिया और उसके पहले वाला जो अंक है वो विषम है तो उसमें एक जोड़कर उसको सम कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरे को ये 5 हटाना है। ठीक है, इस 5 को हटाना है। अब 5 को हटाऊंगा तो 5 को हटाने के बाद अगला डिजिट देखो, उसके पहले वाला जो डिजिट है वो सम है और जब वो सम होगा तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, मतलब वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, नॉर्मल इस तरह से 6.2। ठीक है ना, उसको चेंज नहीं करेंगे। बोलो इतना समझ में आया? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको राउंडिंग ऑफ भी सिखा दिया। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय राम जी की।